साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल के इलेक्शन देश के लिए ही नहीं दुनिया में कई देशों के लिए इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने चुनाव खत्म होते ही एक प्रतिक्रिया दी थी बांग्लादेश के सांसद ने कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो हो सकता है कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं उनको वापस बांग्लादेश में भेजा जाए और हम लोगों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसा एक बयान आया था। एक और बयान आया है बांग्लादेश के होम मिनिस्टर का, जिनका नाम है सलाउद्दीन अहमद। इनका कहना यह है कि अब जब बीजेपी बंगाल में आ गई है तो हो सकता है वहां से एक बड़ा पुशबैक आए इलीगल माइग्रेंट्स का और हमें अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करने पड़े, हमें बॉर्डर पर इंतज़ाम करने पड़े, क्योंकि अब हमारे लिए समस्या बढ़ने वाली है। ऐसा इन्होंने कहा है। फिर इसका जवाब दिया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। हमारी मिनिस्ट्री ने कहा कि देखो भाई, जितने भी इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए कोर इशू है, ये तो होगा ही। ये तो बांग्लादेश को हमारा सहयोग करना चाहिए कि वहाँ भी ऐसे इंतजाम रखे कि क्रॉस वेरीफाई करके अपने नागरिकों को अपने यहाँ ले ले। इस तरह का जवाब हमने भी दिया। इस बात से बांग्लादेश में और ज़्यादा हड़कंप मच गया है कि पता नहीं भारत कब कौन सी कार्रवाई कर दे, किस तरह से इलीगल बांग्लादेशीज को वहाँ से भगा दिया जाए। और ये तब हो रहा है जब बंगाल में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है, असम में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है और इन दोनों जगह ही इलीगल बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा हैं। माना जा रहा है कि अगर इनको भगाया जाएगा तो करीब करीब 1 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी होंगे जो वापस यहाँ से भगाए जाएंगे। भगाने का जो प्रक्रिया है, पहली तो यही है कि SIR के माध्यम से एक बड़ी छटनी हो चुकी है। इसके बाद एक और प्रक्रिया चलाई जा सकती है NRC टाइप की। वैसे SIR ही अपने आप में काफ़ी है। फिर इनको छांट करके इनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जाएगा। वहाँ पर इनका और वेरिफिकेशन होगा कि कहीं भारतीय तो नहीं है, बांग्लादेशी ही है। उसके बाद फिर इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय भी लग सकता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कई लूप होल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ऐसे कागजात बनाए जा सकते हैं कि आप कभी सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे कि वो बांग्लादेशी है। पर चूंकि वो गरीब बांग्लादेशी यहाँ आ जाते थे, उनको आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बना के दे दिया जाता था, तो उसका तो इलाज हमारे पास है। अभी पासपोर्ट तो उन्होंने नहीं बनवाया होगा, तो इसलिए आसान इतना तक तो रहेगा। लेकिन अगर पासपोर्ट भी किसी का बन गया है फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, या अगर होम मिनिस्टर चाहे तो हो सकता है 6 महीने में सब हो जाए। तो देखना यह होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है। अभी भी बंगाल में CRPF मौजूद है। होम मिनिस्टर ने कहा था कि CRPF लगभग 2 महीने तक वहाँ रहेगी। और मैंने बार बार एक सवाल उठाया है कि CRPF का काम तो केवल इलेक्शन था, इलेक्शन का रिजल्ट भी हो गया, चलो रिजल्ट के बाद 2-3 दिन और रोक लो। 2 महीने तक रोकना, वो भी तब जब बंगाल पुलिस भी आपके पास है। ऐसा क्या काम करने जा रहे हो जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है? तो अब आप जान रहे हैं काम कौन सा हो सकता है। इस पर मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि ये जो काम है वहाँ भेजने का इलीगल माइग्रेंट्स को, ये होता रहेगा और बड़ी तेज़ी से होगा। सोचिए SIR, जहाँ पर 7.5 करोड़ मतदाताओं का क्रॉस वेरिफिकेशन कर डाला 1-1.5 महीने में, फिर 92 लाख आए थे, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कर डाला 15-20 दिन में। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, अगर करने पे आ जाएं तो। इसीलिए, और ये जब प्रक्रिया होगी तो इसको ना न्यूज़ में आने दिया जाएगा, ना किसी तरह से इसका कोई कवरेज होगा, ना हवा बनाई जाएगी, चुपचाप कर दिया जाएगा। क्योंकि जरा सी चीज़ न्यूज़ में लाने का मतलब है दुनिया भर के बड़े बड़े डीप स्टेट के गोरिया एक्टिवेट हो जाएंगे कि भाई देखो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, देखो मानवता की जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर क्या हो रहा है। इस तरह के अलग अलग NGOs और तमाम तरह की एजेंसीज आकर के इनकी रक्षा करने लग जाएंगी, जैसे रोहिंग्यास की करने लग जाती है। पूरा जो गुर्गा चलता है दुनिया में, वो चलता ही इसलिए है कि इस तरह के सेटलमेंट कराए जाए कि दुनिया की सरकारें उनके कंट्रोल में रहे, चाहे उसके लिए इलीगल बांग्लादेशीज के वोटर ID कार्ड बनवाए दिए जाए या पॉलिटिशियंस को अपने कब्जे में कर लिया जाए। आप बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ तो होनी है और इस पर ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। तो आप मुझसे 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये पूछना भी मत कि कितने बांग्लादेशी वापस लौट आए, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के पास नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप लंबे समय से सुन रहे थे, 6 महीने से, कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आर्मी के प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है, हथियारों की प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है, बटालियंस बढ़ाई जा रही हैं, और सब पूछते थे क्या कोई ऑपरेशन होने वाला है। तो मैंने कहा था नहीं, जो होगा वो बाद में होगा, भी रुके रहिए, आप पहले बंगाल का इलेक्शन हो जाने दीजिए। तो यहाँ पर भी हमारी आर्मी प्रेजेंस अच्छी खासी है और इस पर भी एक हमें अटेंशन बनाए रखना है,
मैं नहीं कह रहा कि इसमें कुछ होने वाला है, बट बनाए रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और जिस पर आप लोगों का कंसर्न था, सब लोग पूछते थे कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, भारत सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही, क्यों कोई जवाब नहीं दे रही, भारत सरकार सोई हुई क्यों है, मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब पूछते थे। उस वक्त जवाब नहीं था किसी के पास कि क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं भी आपसे कह देता था कि भाई सरकार जब ठीक लगेगा कर लेगी। अब आप मुझे बताओ, क्या ये चीज़ करना अब सही है या उस वक्त सही था? अब ज़्यादा सही है। अब आपके पास यहाँ भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, आपके पास आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, तो जो बॉर्डर आप नहीं सील कर पाए थे बांग्लादेश का, उसे भी आप सील कर सकते हो। अमित शाह ने कहा था 45 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे बॉर्डर सील करने की। साथ ही आप इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, साथ ही आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी जो चाहो सो कर सकते हो। और इसके साथ ही एक बड़ा हथियार और भी है हमारे पास, वो देखिए। जी हाँ, ये है बड़ा हथियार। ये बड़ा हथियार है गंगा वाटर ट्रीटी। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, वहाँ की शेख हसीना ने साइन की थी, और ये ट्रीटी 30 साल के लिए हुई थी, जो कि इस साल दिसंबर में एक्सपायर होने जा रही है। इस ट्रीटी के माध्यम से यह तय किया गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो गंगा का पानी है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जैसे गंगा नदी आ रही है और भारत के बंगाल में पहुंची, बंगाल में या कहें कि बॉर्डर पे ही एक फरक्का बराज है। इस फरक्का बराज से ये गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये पद्मा नाम से तो बांग्लादेश में पहुंच जाती है और आगे हुगली भागीरथी नाम से बढ़ जाती है। तो जो बंगाल में ये मोटे तौर पे देखी जाती है, भागीरथी हुगली के नाम से देखी जाती है। शुरुआत में भी इसका नाम भागीरथी रहता है जब निकलती है, लास्ट में फिर पड़ जाता है। वैसे हुगली नाम से भी जानते हैं। तो बांग्लादेश को दिक्कत रहती थी कि भारत ज़्यादा पानी ले लेता है, हमको कम पानी पहुंचता है, कोई एक ऐसी ट्रीटी कर दी जाए जिससे पानी की शेयरिंग ठीक ठाक सुनिश्चित की जा सके। तो भारत ने कहा चलो करते हैं। तो फरक्का बराज पर हमने इस बराज को वो पॉइंट बना दिया कि इस पॉइंट से डिसाइड होगा कि कितना पानी किसको मिलेगा। और ये डिसीजन कुछ इस तरह से लिया जाता था, देखो, कि अगर फरक्का बराज में जो फ्लो है वो 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों को 50-50% पानी मिल जाएगा। अगर फरक्का बराज पर फ्लो 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच में है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलेगा और बचा हुआ भारत को मिल जाएगा। अगर फरक्का बराज पर 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा है तो भारत को 75,000 क्यूसेक मिलेगा और बांग्लादेश को बचा हुआ मिलेगा। ये एक ट्रीटी की गई थी और इस ट्रीटी में बांग्लादेश फायदे में था। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी और करने की कोशिश की जा रही थी जो हो नहीं पाई, वो है आपकी तीस्ता वाटर ट्रीटी। ठीक है, तीस्ता नदी का जो पानी आता है, तीस्ता वाटर ट्रीटी की भी बात चल रही थी, 2011 से प्रयास किए जा रहे, हो नहीं पाई है, तो इसको मुझे लगता भी नहीं कि हम करेंगे। बट इस ट्रीटी को अब रिवाइव करने की आवश्यकता है। इस साल के दिसंबर में भारत सरकार, देख लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना, इस ट्रीटी को इस तरह से रिवाइव करेगी कि फ़ायदा भारत को हो। बांग्लादेश आधा प्यासा तो इसी से मर जाएगा। हालांकि हम बांग्लादेश के साथ 54 नदियों को शेयर करते हैं, छोटी बड़ी नदियों को, जिनमें सबसे बड़ी है गंगा नदी ही है जो पानी लेके जाती है। बाकी ब्रह्मपुत्र भी है, बट इस तरफ से गंगा नदी है। तो एक बड़ा सेक्शन जो इधर वाला है वो प्यासा मर सकता है अगर हम इस ट्रीटी को अपने फेवर में कर लें। भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ? पहले पानी को कंट्रोल कर रहा है। पहले हम पानी अपने पास रखेंगे, वहाँ अपने आप उपद्रव होने स्टार्ट हो जाएंगे। बड़ा शौक था ना हिंदुओं को मारने का, अब तुम अपने लोगों को बचाओ। हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं, तुमसे कुछ कहेंगे भी नहीं, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम तिलमिला जाओगे। ये है डिप्लोमेसी, ये है कूटनीति। एक चीज़ और देखिए, एक मैं आपको वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हारी, कई लेफ्टिस्ट लॉबी के पत्रकार रोने लगे। कोई कह रहा था कि SIR की वजह से हारी हैं। योगेंद्र यादव नाम के पत्रकार हैं, मैं उनका वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि देखिए SIR का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जितना फ़र्क
बीजेपी को दे रहा है उतना ही टीएमसी को दे रहा है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसआईआर को उन्होंने कुछ माना ही नहीं था। और जब बंगाल हार गई ममता बनर्जी, तब कहते हैं कि एसआईआर की वजह से हारी हैं, ज़्यादातर सीटें हैं वो ऐसी थी जो एसआईआर में जिनके वोट्स कटे वो ममता के फेवर की थी, ज़्यादातर मुसलमानों के वोट कटे, जबकि एसआईआर में ज़्यादातर हिंदुओं के वोट कटे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एसआईआर में जिन सीटों पर जो भी नुकसान हुआ है वो बीजेपी टीएमसी को बराबर बराबर हुआ है। ठीक है, तो ये जो पत्रकार रो रहे हैं इनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। राजदीप सरदेसाई अलग ही स्तर पर व्याकुल हैं, तमाम पत्रकार हैं। इन इंडिया के पत्रकारों की मैं बात नहीं कर रहा, बट एक विदेशी चैनल है उसकी मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। इसमें मेरे पास है, ये रहा, बीबीसी में लगातार ये छप रहा है कि भारत की महिला सीएम हार गई। महिला सीएम, आहा, जैसे एकमात्र थी, भारत की एकमात्र महिला सीएम अब रेखा गुप्ता बची है दिल्ली वाली, लेकिन इनके लिए अलग से संवेदनाएं हैं। पहले आर्टिकल आया था, इंडियाज फर्स्टेस्ट फीमेल पॉलिटिशियन फेसेस फाइट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं और अलग अलग जो है आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए ममता बनर्जी की हार एक ऐसी नेता की हार है जो मैदान में जाके लड़ती थी जमीन पे। इस तरह से पूरा नैरेटिव वर्ल्ड में चल रहा है। एक सवाल मैं और उठा रहा हूं, उस पर आप प्रकाश डालिएगा। कुछ समय पहले खबर आई थी, कुछ महीने हो गए, जो डोनाल्ड लू है अमेरिका का डिप्लोमेट है, उसे बोला जाता है तख्ता पलट एक्सपर्ट। जिन जिन देशों में तख्ता पलट हुआ था वहाँ डोनाल्ड लू गया था मिलने के लिए उन देश के राष्ट्राध्यक्षों से। तो डोनाल्ड लू भारत में आकर के डीएमके के स्टालिन से मुलाकात करके गया था। आखिर तुझे क्या मिलने की ज़रूरत थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने अभी और अध्ययन किया तो पता चला, अगर आपको तमिलनाडु का चुनाव लड़ना है तो बाकी स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है आपको 500 करोड़ की ज़रूरत पड़ती हो। तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है तो आपको 5000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम। वहाँ पैसा ऐसे बटता है जैसे पानी बट रहा हो गया। तो सवाल ये है कि एक्टर विजय जिनकी पार्टी है उनके पास इतना पैसा तो नहीं है, तो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से हुआ, क्वेश्चन मार्क। इस पर कभी कोई धागे खुलेंगे तो चर्चा करेंगे। आज मैं क्वेश्चन मार्क लगा के यहीं छोड़ रहा हूँ इसको। तो ये बांग्लादेश के साथ अभी जो चर्चाएं मैं कर रहा हूँ ये हो रही हैं। बाकी आप जान ही रहे हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से भून दिया गया, हम सब ने उसके बारे में जाना। किस तरह से चुनाव के रिजल्ट से पहले जो टीएमसी के ममता बनर्जी के भतीजे हैं, इन्होंने कहा था जनता से कि ऐसा है, तुम लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दे दिया था तो पिछली बार हमने बड़ा दिल करके तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार देखता हूँ 4 तारीख के दोपहर 12 बजे दिल्ली से कौन तुम्हें बचाने, किसका बाप तुम्हें बचाने आता है, इस तरह से बात करी थी अमित शाह को लेकर के। अब ये भी अपने आप को बिल्कुल समेटा हुआ सा मुँह लेके चल रहे हैं अभिषेक बनर्जी। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। जनता इन पर थूक रही है अभिषेक बनर्जी पर। एक बाइट में देख रहा था जहाँ पर ये मीडिया से बात कर रहे थे, पीछे एक आदमी था रेलिंग के पीछे, वो थूक रहा था, कोशिश कर रहा था थूक पहुँच जाए इन तक। इतनी नफरत थी इन लोगों के प्रति, क्या क्या नहीं करवाया इन्होंने, कभी वीडियो में बनाएंगे हम। तो जो बंगाल अपने आप में एक बांग्लादेश जैसा बन गया था, अब वहाँ सरकार परिवर्तन से बंगाल के कीड़े तो निकल के भाग ही रहे हैं। बांग्लादेश में भी हलचल है। आने वाले समय में देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है, अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।